Hello and welcome everyone. I hope you all are doing good. तो कैसा चल रहा है भाई? हमने ठीक ठाक सा पोर्शन कर लिया है, लगभग 12 क्लासेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एक थीम कंप्लीट कर लिया है, अब हम दूसरे थीम में हैं। दूसरे थीम की भी ये तीसरी क्लास है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डिसिप्लिन रहोगे, ग्रेजुअली करते रहोगे, साथ साथ में कंप्लीट रखोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि आप धीरे धीरे क्योंकि टाइम क्रंच तो कोई है नहीं अभी आपके पास। आपको ओवरऑल करना यही है कि आपको बस कंसिस्टेंट रहना। जिस दिन क्लास है आपको एवरी डे तो क्लास भी नहीं है, आप बस पेपर टू के लिए 3 दिन वीक में दो। जिस दिन पेपर टू का क्लास रहता है आपका, उन 3 दिन आप पेपर टू को दो, टॉपिक करो, अगले दिन क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चंस करो और बस फिर आपको इससे ज़्यादा तो कोई दिमाग लगाना नहीं है इसमें। प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ग्रेजुअली अगर रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे तो टाइम पे पूरा हो जाएगा। रादर देन ये सोचोगे कि अच्छा कोई बात नहीं, बाद में कर लूँगा, ये कर लूँगा, तो नहीं हो पाता है बाद में, है ना। तो ठीक है, तो हमने आईआर शुरू किया हुआ है और हमने आईआर में फॉरेन पॉलिसी के बेसिक्स और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस देख लिया है अभी तक। अब हम आज तीसरा शुरू करेंगे, इंडिया चाइना रिलेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब किसी को ये अफर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंडिया चाइना रिलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक कितना ज़्यादा है ना। ये सबको पता है कि इंडिया चाइना एक सबसे हॉट टॉपिक, हॉट पोटैटो रहता है। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको एक सही तरीके से, सही अप्रोच से इसके बारे में पढ़ लें, सो दैट इसमें जो भी डायमेंशंस कवर होंगे वो कहीं ना कहीं आप देख लोगे। अब अगर बात करी जाए कि क्या डायमेंशंस हो सकते हैं इंडिया चाइना रिलेशन में, जैसे कि हमने हर पाकिस्तान वाले में भी हमने देखा था कि क्या क्या डायमेंशंस से क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे आ सकता है, वैसे ही हम देखते हैं इंडिया चाइना रिलेशंस में भी। देखो, इंडिया चाइना रिलेशंस आप देखते हो कि बहुत कॉम्पिटिटिव है। इंडिया एंड चाइना आर कंपीटिंग विथ ईच अदर, राइट। एशिया में मैंने आपको बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट समझाया था, तो उसमें हमने देखा था कि एशिया में आज के दिन में दो पावर्स हैं, एक चाइना, एक इंडिया। एक पर्टिकुलर रीजन में दो पावर नहीं एग्जिस्ट कर सकती हैं, हमेशा इन दोनों के बीच में एक पावर स्ट्रगल रहेगा। दे विल ऑलवेज स्ट्रगल फॉर पावर। ये जो पावर स्ट्रगल रहेगा, इस पावर स्ट्रगल में क्या करना होगा, इस पावर स्ट्रगल में दोनों कंट्री एक दूसरे से compete करेंगी टू गेन स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। स्ट्रैटेजिक एडवांटेज गेन करने के लिए दोनों पावर्स स्ट्रगल करेंगी, compete करेंगी एंड अल्टीमेटली कोई एक विक्टोरियस होगा। जो ये स्ट्रगल है, ये कंपटीशन है, ये किस किस फ्रंट पे होगा? सबसे पहला तो ये इकोनॉमिक फ्रंट पे होगा, फिर ये मिलिट्री फ्रंट पे होगा, फिर ये जियोपॉलिटिकल टर्म पे होगा, यानी दुनिया में पावर का स्ट्रक्चर। ये पॉलिटिकल पे भी होगा, डोमेस्टिक पॉलिटिकल। इकोनॉमिक में कैसे होगा? तो दोनों चाहेंगी कि कोई पर्टिकुलर इकोनॉमिक अपग्रेडेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है सो उनके देश में हो, सो दैट उनके पास फाइनेंसेस रहें, मनी पावर रहे टू इलेबोरेट, टू एक्सटेंड देयर पावर। मिलिट्री तो डायरेक्ट है कि आपको अपनी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करनी होगी, बिकॉज पावर कहीं ना कहीं मिलिट्री से रिलेटेड है। जियोपॉलिटिकल, दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस, बाकी कंट्रीज आपको एडमायर करें, आपको रिस्पेक्ट करें, आपसे दब के रहें, ये चाहेंगे, क्योंकि दुनिया में पावर गेम चलता है, दुनिया में अनार्की है कहा जाता है, और अगर आपको दुनिया में अपना वर्चस्व जमाना है तो आपको पावरफुल होना पड़ेगा। पॉलिटिकल, अपने देश में कैसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होंगे, जैसे कि अब दोनों, अब जैसे इंडिया चाइना की बात करी जाएगी तो एक डेमोक्रेसी है और एक कम्युनिस्ट है। कहते तो वो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक है, बट खैर हम सब जानते हैं कितना डेमोक्रेटिक है वो। तो डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म है, दोनों चाहेंगे कि ये हमारी आइडियोलॉजी है, ये ऊपर है, ये चाहेंगे हमारी वाली आइडियोलॉजी ऊपर है। तो कहीं ना कहीं दो पावर हैं, तो इनके स्ट्रगल्स हैं। देखो डिफरेंस क्या है ये समझो। जब हम इंडिया पाकिस्तान कर रहे थे तो हमने कभी भी ऐसी बात करी कि ये दो पावर हैं? कभी बात नहीं करी, क्योंकि उसमें इंडिया एक बहुत आगे की कंट्री है, पाकिस्तान चांद पे है, हमने देखा था। तो एक धरती की कंट्री और एक चांद की कंट्री में कंपैरिजन पावर का नहीं हो सकता है, एक रीजन में हो सकता है। अगर दोनों एशिया के पावर्स होंगे तो होगा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान में क्या है कि एक अर्थ पे है, एक चांद पे है। तो
वो नहीं हो सकता। हमने लास्ट क्लास में वो चांद वाला एग्जाम्पल किया था, मैंने बताया था आपको, आई होप यू रिमेंबर दैट। वो जो जोक था कि चांद पे भी कुछ नहीं मिलता, पाकिस्तान में भी कुछ नहीं मिलता, तो दोनों सेम है। खैर, बट चाइना के साथ गेम दूसरा है। चाइना भी हमारा एक परेशानी का सबक है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा परेशानी क्रिएट करने वाला एलिमेंट है। लेकिन अल्टीमेटली हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि चाइना एक बहुत मेजर पावर भी है। तो यहाँ पे जो हमारी डीलिंग हो जाएगी, दैट विल नॉट बी लाइक वी डील विद पाकिस्तान। यहाँ हमारी डीलिंग बिल्कुल डेवलपमेंटल फ्रंट पे होगी, क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है, मिलिट्री बढ़ानी है, बिकॉज वी हैव टू इम्प्रूव आवर सेल्स इन ऑर्डर टू डील विथ चाइना, नेगोशिएट विथ चाइना, राइट। तो इस कंटेक्स्ट में, तो अगर आपको हम बात करें कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है, पहले तो आपसे ये कॉम्पिटिटिव बात की जा सकती है कि इंडिया और चाइना compete कर रहे हैं दुनिया में फॉर ग्लोबल हेजिमनी। इस पे एक ऐसे आ सकता है, क्या हो, हाउ इंडिया एंड चाइना आर कंपीटिंग विथ ईच अदर। तो आपको बताना है कि इकोनॉमिक फ्रंट में कैसे compete करते हैं, मिलिट्री में, जियो पॉलिटिकल में, हम देखेंगे आगे सब। दूसरा टॉपिक आ सकता है कि चाइना इज पोजिंग सम चैलेंजेस फॉर इंडिया। चाइना कुछ चैलेंजेस पोज कर रहा है इंडिया के लिए, ये एक फ्रंट पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई चाइना समस्या क्रिएट कर रहा है भारत के लिए। अब वो समस्या भी कैसी कैसी है, तो समस्या, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि चाइना किस तरीके के समस्या क्रिएट कर रहा है इंडिया के लिए, ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई बॉर्डर में घुस जाते हैं, हमारे हमारे लैंड क्लेम करते हैं, अक्साई चीन बोलेंगे, अरुणाचल बोलेंगे, है ना। ठीक है, आप, ये एक डायमेंशन हुआ, ये तो एक मिलिट्री डायमेंशन हो गया कि वो मिलिटरीली आपको जो है सो ट्राई करते हैं परेशान करने का, बट दैट इज नॉट द एंड ऑफ इट। बहुत सारे एस्से मैं चेक करता हूँ, उसमें अगर कुछ इस तरह का बात आ गया, एक ही टॉपिक पे पूरा 3 पेज लिख देते हैं लोग। गलवान में ऐसे हुआ, डोकलाम में ऐसे हुआ, अक्साई चीन में ऐसे हुआ, अरुणाचल में ऐसे करते हैं, दलाई लामा के, अरे भाई बहुत अच्छी बात है, बट दैट इज जस्ट वन पैराग्राफ। चाइना कैसे इंडिया को चैलेंज करता है, तो आप ये भी बताओ कि कैसे इंडिया, जिनको टेररिस्ट बताना चाहता है ग्लोबली, उन लोगों को चाइना वीटो कर रहा है यूएन में। आपने सुना होगा अजहर मसूद को इतना समय लग गया टेररिस्ट डिक्लेयर करने में, बिकॉज चाइना अपना वीटो पावर यूज करता था, क्योंकि पाकिस्तान से उसकी सांठगांठ है। तो जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी चाइना चैलेंज क्रिएट कर रहा है, फिर आप इकोनॉमिक लेवल पे भी चाइना चैलेंज क्रिएट कर रहा है। कैसे डंपिंग होती है इंडिया में, आपने सुना होगा कि सस्ते सस्ते वहां से प्रोडक्ट ला करके इंडिया में डंप कर देते हैं, तो इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका प्रोडक्ट कॉस्टली हो जाता है कंपैरेटिवली, क्योंकि वहां पे तो बहुत ज्यादा मास में प्रोडक्शन वो कर रहे हैं, और सस्ते प्रोडक्ट पे सरकार सब्सिडी दे करके इंडिया में डंप कराती है वो प्रोडक्ट्स। इंडिया में इतने ज्यादा चाइनीज सस्ते प्रोडक्ट आ जाते हैं कि इंडियन लोकल मार्केट जो है वो डंप हो जाती है, वो डिक्लाइन हो जाती है, और चाइनीज गुड्स का डोमिनेंस हो जाता है। तो इंडिया की इकोनॉमी को हैम्पर कर रहा है, इंडिया की डेमोक्रेसी को भी हैम्पर कर रहा है। कैसे कर रहा है, तो हमेशा चाइनीज जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, चाइना के जो स्ट्रेटेजिक सर्कल के लोग हैं, वो हमेशा यहाँ पे नक्सलिज्म को प्रोवोक करेंगे, जो कि डेमोक्रेसी पे खतरा है, इंसर्जेंसी को प्रोवोक करेंगे, जो कि डेमोक्रेसी को खतरा है, टेररिज्म को प्रोवोक करेंगे, जो डेमोक्रेसी पे खतरा है। अब आपने कुछ दिन पहले का एक न्यूज़ था, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय सीएपीएफ इंटरव्यू, मई में था मेरा इंटरव्यू, 29 मई को। तो उस टाइम मुझे याद है, तो इंटरव्यू से पहले करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा पढ़ने होते हैं। मेरे इंटरव्यू से कुछ दिन पहले की न्यूज़ मुझे ध्यान आई, मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, तो मुझे उसमें दिखा कि इंडिया में एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता चला है कि मेजॉरिटी ऑफ द साइबर क्राइम जो इंडिया में हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड्स, वो साइबर फ्रॉड्स का ओरिजिन जो है सो चाइनीज रीजन एंड साउथ ईस्ट एशियन रीजन में है, मेजॉरिटी ऑफ द साइबर क्राइम। तो ये क्या है, वहां पे ये फ्यूल किया जाता है कि चैलेंजेस क्रिएट हों। सिर्फ गलवान चैलेंज एक नहीं है, आप पूरा इससे गलवान पे नहीं लिख दोगे, समझ रहे हैं बात। तो बात यही है कि हमें इस टॉपिक पे आ सकता है चाइना पोजिंग चैलेंजेस फॉर इंडिया। दूसरा आ सकता है कि व्हाट शुड बी द वे अहेड फॉर इंडिया टू डील विथ चाइना। इंडिया किस तरीके से डील करे चाइना से, ये 3 मेजर थीम है। अगर ये 3 थीम हो जाता है तो आपका, इसके अलावा कोई भी इससे डिराइव्ड थीम आएगा तो लिख ही लोगे आप, क्योंकि ये इन्हीं के डेरिवेशंस हैं। जेनरिक आएगा उसमें सारी बातें लिखोगे। अगर ये 3 तरीके का थीम और इस नोट्स में जो भी डायमेंशन दिए हैं वो कवर हम कर लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इंडिया चाइना से रिलेटेड किसी भी तरीके का डायमेंशन आएगा, उसमें आपके पास कंटेंट की और आर्टिकुलेशन की कमी होगी।
इस नोट पे हम शुरू करते हैं, हम देखना शुरू करते हैं कि कैसे है। तो इंडिया चाइना रिलेशन का इंट्रोडक्शन यहाँ दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन ही सबसे पहले ये बताता, चलो आज हाईलाइटर यूज करते हैं। तो इंडिया चाइना का रिलेशन ये बता रहा है दैट सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट भी बाइलैटरल रिलेशन है ये। कहने का क्या मतलब हुआ, कॉम्प्लेक्स तो है ही, कॉम्प्लेक्स हम कॉम्प्लेक्सिटी आगे देखेंगे, और सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट भी है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के लाइन याद है ना, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। सिग्निफिकेंस तो बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या सिग्निफिकेंस एक है कि ये अप स्ट्रीम है, आपके नॉर्थ में है ये, वहां से बहुत सारी रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं जो इंडिया में आती हैं। जोग्राफिकल चैलेंज भी, अब जैसे चाइना चैलेंजेस फॉर इंडिया वाला टॉपिक दिख रहे थे, अब देखो इसमें अगर आप एक हेडिंग बना देते, पैराग्राफ बनाते इस एस्से में, जोग्राफिकल चैलेंजेस जो ये क्रिएट करता है कि अपस्ट्रीम रिवर्स पे बड़े बड़े डैम बनाता है, जिसकी वजह से इंडिया में फ्लड या ड्रॉट आने के सिचुएशंस बढ़ जाते हैं। सोचो कितना डिफरेंट हो गया आप उस गलवान वाले भाई से हमारे। जिस स्टूडेंट ने गलवान 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 कर दिया 3 पेज में, आपने उस 3 पेज में 5 इश्यूज बता दिए, इकोनॉमिक, मिलिट्री, जियोपॉलिटिकल, पॉलिटिकल, जोग्राफिकल इवन। सोचो कभी सोचा था कि चाइना और इंडिया रिलेशन में जोग्राफिकल भी एक तरीके का एंगल बन जाएगा, रिवर वाला, कि किस तरीके से रिवर्स पे डैम बना करके इंडिया में फ्लड और ड्रॉट जैसा सिचुएशन लाया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट से लिंक कर सकते हो। ऐसे एसेज पे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, राइट। तो ये बात है। खैर, तो अपस्ट्रीम प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है डैम्स बना करके, तो इस वजह से सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा है। दूसरा सिग्निफिकेंस क्या है जो मैंने आपको बताया कि दोनों ग्लोबल पावर है, एशिया के लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं, एंड अल्टीमेटली ग्लोबल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि 2 पावर मैंने सब बता दिया आपको कि पावर 2 हैं, इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिटिव होगा। इन दोनों के बीच में जो चैलेंजेस हैं वो बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, कंपटीशन तो हमने देख ही लिया यहाँ पे, जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स बड़े अलग अलग हैं। इंडिया एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक माइंडसेट की कंट्रीज के साथ रहता है, बट चाइना की अगर आप देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अब नॉर्थ कोरिया से इनकी बड़ी अच्छी बनती है। हम तो वो बात है, यूएस से हमारी बहुत अच्छी बनती है इनकी, बिल्कुल। अभी तो यूएस एंड चाइना ही अल्टीमेटली ये कोल्ड वॉर 2.0 जिसको कहा जाता है वही है। और इस रिलेशन को जो इतना कॉम्प्लेक्स और सिग्निफिकेंट है, उसको समझने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस की ज़रूरत है, जो कि अलग अलग चीज़ें, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रैटेजिक एंड डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव को रखे। और ये हम सारा पर्सपेक्टिव जो है सो अभी करेंगे, और जब हम ये सारा पर्सपेक्टिव कर लेंगे तो हम एक मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस कर लेंगे इस टॉपिक का, और वही मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस को आपको यूज़ कर देना है टॉपिक्स में, सीधा सिंपल। इंट्रोडक्शन के टेम्पलेट से देखना शुरू करते हैं। 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव में इंट्रोडक्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। पहला हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, इसको आप रीड जरूर कर लेना, रीड करने से कोई फायदा, मैं रीड करूंगा तो वो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट है, मैं बताऊंगा कि कहाँ यूज करना है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में आप हमेशा, अगर जैसे कि हमने देखा कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन एक आ सकता है कि कैसे ये दोनों कंपीट करते हैं, तो भाई कंपटीशन इंडिया और चाइना के बीच में कैसे शुरू हुआ, कहां से ये कंपटीशन का ओरिजिन हुआ? क्या ऐसे ही बैठे बैठे कंपटीशन तो होने नहीं लगेगा, क्या है उसकी शुरुआत? और इंडिया और चाइना के बीच में ही कंपटीशन क्यों है? हम इंडिया, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में हम कॉम्पिटिटिव को इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देखते हैं? वैसे तो दुनिया में सारी कंट्रीज एक दूसरे से compete कर रही हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कोई कोई कंट्री का कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब इंडिया तो नेपाल से भी compete कर रहा है बहुत जगह, लेकिन इंडिया एंड नेपाल का रिलेशनशिप कॉम्पिटिटिव नहीं है। मेन रिलेशन दुनिया में बहुत कम जगह कॉम्पिटिटिव है। इंडिया चाइना कॉम्पिटिटिव है, यूएस चाइना कॉम्पिटिटिव है, यूएस रशिया कॉम्पिटिटिव है, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कॉम्पिटिटिव है, इंडिया यूएस भी कॉम्पिटिटिव है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्पिटिटिव है। तो कॉम्पिटिटिव कहने का मतलब हुआ कि जहां पे, तो अगर कॉम्पिटिटिव बात हो रही है, इसका मतलब है कि 2 कंट्रीज एक दूसरे को हमेशा पीछे करना आगे होना, पीछे करना आगे होने की होड़ में लगी हुई रहती हैं। तो इसका ओरिजिन क्या है? आप कॉम्पिटिटिव एसेज में आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बिल्कुल दे सकते हैं कि भाई पहले तो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन सभ्यता है, हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा शेयरिंग हिस्ट्री है, कल्चरल एक्सचेंजेस बहुत हुए हैं, आपने सुने होंगे बहुत सारे चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो हैं सो मीडिएवल इंडिया में
बहुत सारे चाइनीज ट्रैवलर इंडिया में आए हैं। तो ये कल्चरल एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? कल्चरल एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक देश का कल्चर दूसरे देश पे जाना, वहाँ का कल्चर हमारे यहाँ आना, तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं। आपने दो सबसे मेजर चाइनीज ट्रैवलर्स का नाम सुना होगा, एक तो हैं हमारे फायान एंड दूसरे हैं हमारे हुएनसांग। एक और हैं, उतना पॉपुलर नहीं है, उनका नाम है आई सिंग। ये भी आए थे, ये बुद्धिस्ट मॉन्क ही थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में ये रहे थे। और मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 675 एडी में ये आए थे। ह्यूएन सांग, अरे बताओ यार, तुम लोग बताओ, ये तुम लोगों को पेपर वन देना है। बट ह्यूएन सांग आई गेस इंडिया में रहे थे कुछ दिन तक। 630 एडी है या 629 एडी से 645 एडी तक रहे थे ये। और फायान का एग्जैक्ट ईयर नहीं है, बट अर्ली 5th सेंचुरी है ये, अर्ली 5th सेंचुरी है ये। खैर ये तो ऐसे ही है। तो अब ये आने से क्या होता है कि फायान यहाँ आए, रुके, ह्यूएन सांग आए, 15 साल रुके, तो इंडिया के कल्चर को देखा, फिर वहां गए, वहां जाकर के ये चीजें बताई, उसके बताने के बाद वहां की चीजें यहाँ लेकर के आए। जब यहाँ आते तो इनका लाइफ जीने का जो तरीका था वो इंडियंस देखते थे। तो ये क्या है? ये सब ऐसी चीजें हैं जो बताती हैं कि कैसे इंडिया और चाइना के बीच में जो है तो कल्चरल एक्सचेंज हुआ है, राइट। तो अब अगर इस तरीके से, इस एस्पेक्ट से हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि हिस्ट्री सेम है, कल्चर सेम रहा है, और बातें ऐसी रही हैं जो लगे कि यस, हम इतना तो जरूर जानते हैं कि ये दोनों पुरानी सिविलाइजेशन कहीं ना कहीं जुड़ी हुई जरूर हैं, जो भी कंपटीशन आज के दिन में हो, बट जुड़ाव तो बहुत पहले से। लेकिन ये तो आपने बता दिया, उसके बाद आप बताएंगे, लेकिन ये जो आज का रिलेशनशिप है, ये इस कल्चरल शेयरिंग और एक्सचेंजेस से ज्यादा स्ट्रेटेजिक राइवलरी और अनरिजॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट, इन चीजों से डोमिनेटेड है। हम पास्ट में कल्चरल एक्सचेंज किए, हमने पास्ट में हिस्ट्री शेयर करी है, हम सबसे पुराने सिविलाइजेशन है, दैट्स ओके। बट आज के दिन में हम दुनिया में स्ट्रेटेजिक राइवलरी और बॉर्डर डिस्प्यूट के नाम से जाने जाते हैं, बिकॉज वी आर द कॉम्पीटिंग पावर्स। और इसके बाद आप कॉम्पिटिटिव वाला बॉडी शुरू करेंगे, जिसमें आप क्या क्या करेंगे मैं आगे आपको बताऊंगा। तो ये कहीं ना कहीं आप ऐसे टॉपिक में यूज कर सकते हैं। और मैंने आपको बार बार बताया, हिस्टोरिकल टॉपिक, हिस्टोरिकल इंट्रोडक्शन जेनेरिक टॉपिक में तो कभी भी यूज कर सकते हो तुम, वो सबसे बेस्ट है। दूसरा है कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस। कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस की बात जब करते हैं तो आज के दिन में क्या रेलिवेंस है, तो जब भी आप बताएंगे कि इंडिया के लिए वे अहेड क्या है, तो भाई वे अहेड कहने का मतलब क्या है कि आगे हम कैसे लेकर के चलें। और अगर हम किसी चीज़ को आगे बेटर लेकर के चलने की बात कर रहे हैं या आगे के लिए बता रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जिस एस्से में आपको इम्पोर्टेंस बता करके वे अहेड बताना है, इस एस्से का इंट्रोडक्शन आप कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस से कर दीजिए कि आज के दिन में क्या ज़रूरत है, उसकी क्या ज़रूरी है। दुनिया का इतना % पॉपुलेशन रखते हैं, दुनिया के बहुत सारे अलग अलग डोमेन में मेजर रखते हैं, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे गलवान वैली क्लैश ऑफ 2020 कंटेम्प्रेरी बात हो गई, तो इसलिए ज़रूरी है वे अहेड। तीसरा है स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव। स्ट्रैटेजिक मतलब मैंने आपको बताया है सिक्योरिटी रिलेटेड। तो द इंडिया चाइना रिलेशनशिप इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ द ब्रॉडर, अब देखो ये सब वर्ड लिख लेना, ऑफ द ब्रॉडर ग्लोबल शिफ्ट फ्रॉम अ यूनिपोलर टू अ मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि दुनिया में एक पावर है, पोलर मतलब एक पोल ऑफ पावर है, यूनी एक, पोलर मतलब पोल ऑफ पावर। दुनिया में कितने पावर्स हैं? यूनिपोलर में एक है। कब से कब? जब यूएस अकेला सुपर पावर था। यूएसएसआर कोलैप्स होने के बाद से लेकर के लगभग 15 साल तक यूएस एक अकेला सुपर पावर था। बट मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब है कि बहुत सारे पावर्स हैं दुनिया में। अब आज के दिन में यूएस अकेला सुपर पावर नहीं है, यूएस है, रशिया है, रशिया तो खैर उतना नहीं है, बट यूएस है, चाइना है, इंडिया ग्रोइंग है, जर्मनी, फ्रांस, ईयू, जापान, ये सारे ग्रोइंग पावर हैं। तो इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में
जो यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हुआ, उसमें इंडिया और चाइना का रिलेशन बड़ा जरूरी हो जाता है। ये दोनों रीजन रीजनल डोमिनेंस ढूंढते हैं एशिया में, जहां पे ये ग्लोबल स्टेज पे compete कर पाए, अपने आप को असर्ट कर पाए। और इनका जो कंपटीशन है ये कहीं ना कहीं इनके इंटरनल डिस्प्यूट से भी, एक कंपटीशन तो इनका है ग्लोबल लेवल पे कि हम दोनों पावर बने, रीजनल लेवल पे है कि हम दोनों पावर बने, और दूसरा इनका जो ये कंपटीशन है ना पावरफुल बनने का, वो कंपटीशन में एक एलिमेंट ये भी है कि इनके आपस में भी कुछ लफड़े हैं, अनरिजॉल्व्ड हैं, जो जैसे कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट सबसे बड़ा। तो ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बड़ा कॉम्प्लेक्स पर्सपेक्टिव देता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी आप किसी तरीके के हिस्से में यूज कर सकते हैं, बट मेनली जहां पे बात करी जाए कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंडिया चाइना रिलेशन, तो कॉम्प्लेक्सिटी वाले हिस्से में यू कैन यूज दिस। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि आप कोई भी एस्से का जब बॉडी लिखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कॉम्पिटिटिव पे एस्से आ गया, कॉम्पिटिटिव पे एस्से अगर आया तो क्या होगा, आप इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया, आप कैसे लिखोगे, हिस्टोरिकल वाला बताओगे कैसे, फिर आप बताओगे कॉम्पिटिटिव के बॉडी में कि कैसे ये इतना compete करने लगे हैं। तो उसमें आप एक पैराग्राफ हिस्टोरिकली दोगे, जिसमें आप सबसे पहले एंशियंट टाइज के बारे में बताओगे कि कितना सिविलाइजेशनल एक्सचेंज था, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन भी इसी से शुरू हुआ था ना। तो वहीं से आप बॉडी का भी पहला एक लाइन में आप एंशियंट टाइज बताओगे कि कल्चरल एक्सचेंज हुआ, सिविलाइजेशनल एक्सचेंज हुआ, विजिटर्स ट्रैवलर्स बहुत ज्यादा आए यहाँ पे, सिल्क रूट का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था चाइना, सिल्क रूट एंड ये सिल्क का ट्रेड होता था उससे। फिर ओपियम वाला लफड़ा हुआ, कॉलोनियलिज्म का शेयर्ड पास्ट है, तो एंशियंट टाइज बताओगे। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंट रिलेशन बताओगे। ये मेनली कंपटीशन बताएगा कि कंपटीशन शुरुआत होती है कॉन्फ्लिक्ट से। कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरुआत होती है कि 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है चाइना में, ठीक है। माओ जेडोंग, जिनके नाम पे माओइज्म है, वो इस कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के पोस्टर बॉय होते हैं। उन्होंने ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन किया जहाँ पे सारे कॉलोनियल पावर्स को भगाया गया, उस देश से फ्यूडल एलिमेंट्स को भगाया गया, और कम्युनिज्म की शुरुआत हुई और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद। तो वहां से क्या हुआ कि सिंस ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हो गया, तो उसी समय से ये बात थी कि इसके नेबर में एक डेमोक्रेसी है और यहाँ पे एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस तो 49 से ही बन गया। फिर पंचशील एग्रीमेंट होता है, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल जवाहरलाल नेहरू जी ने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ साइन किया था, जिसमें 5 प्रिंसिपल थे, जैसे पीसफुल को एग्जिस्टेंस, कोऑपरेशन रखेंगे, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सब में क्या हुआ, तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा सा पीरियड था जहां पे ये दोनों जो लग रहा था कि आइडियोलॉजिकली डिफरेंट है, उनके बीच में गुडविल आने का एक छोटा सा एरिया था। बट ये सारा गुडविल एंड ऑल ये 8 साल के अंदर में खत्म हो गया, जब 1962 में यूनिलैटरली चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब इस वॉर का एक अलग बैकग्राउंड है, जिसमें बहुत सारे कारण उसके होते हैं। उस कारण में एक सबसे बड़ा कारण ये था कि दलाई लामा जी को असाइलम इंडिया ने दिया था, और वो तिब्बत को अपना क्लेम करते थे हमेशा। वो पाम एंड 5 फिंगर थियरी है एक चाइना की, सब जानने की जरूरत नहीं है, बस ऐसा ही है। पाम एंड 5 फिंगर थियरी है, जिसमें वो बोलते हैं कि तिब्बत इज द पाम एंड 5 उंगलियां हैं, जिसमें अक्साई चीन, फिर वो नेपाल, सिक्किम, ये सब आ जाते हैं। और इंडिया के वो अपने आप ही मतलब अपनी मर्जी बनाई, अपनी मर्जी से पाम बना दिया, अपनी मर्जी से उंगलियां बना दी और दुनिया में क्लेम चालू कर दिया। ये चाइना की आदत है। तो 1962 में ये पहला कॉन्फ्लिक्ट मेजर लेवल पे शुरू हो गया इंडिया और चाइना के बीच में। जब मेजर कॉन्फ्लिक्ट ये पहला लेवल पे शुरू हुआ, तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्पिटिटिवनेस थी, यहाँ से बर्थ होती है इस कॉम्पिटिटिवनेस की। फिर 1962 के बाद क्या हुआ है, कोल्ड वॉर का समय था दुनिया में, यूएस वर्सेस यूएसएसआर। चाइना उस समय, आप लोगों को जान करके बहुत हैरत होगी, बट चाइना इनिशियली कोल्ड वॉर में पाकिस्तान एंड यूएसए के साथ ही अलाइंड था। आज के दिन में चाइना यूएसए इतना करते हैं, बट अल्टीमेटली उस समय ये कहीं ना कहीं, बहुत आउटराइटली नहीं, बट कहीं ना कहीं दे वर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान एंड यूएसए, बिकॉज चाइना वाज श्योर कि अल्टीमेटली फ्यूचर में चाइना को यूएस और यूएसएसआर वाले लफड़े से ज्यादा जरूरी पड़ेगा पहले एशिया को डोमिनेट करना है। एशिया को डोमिनेट करने के लिए उनको पता था कि जो सबसे बड़ा पावर इमर्ज होकर आएगा वो इंडिया होगा, और इंडिया को बैलेंस करने के लिए उनको पाकिस्तान से अच्छे रिलेशंस रखने पड़ेंगे। पाकिस्तान से अच्छे रिलेशंस रखने के लिए उनको कुछ टाइम के लिए यूएसए से भी अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा, टिल द टाइम दे आर डेवलपिंग। और वही उन्होंने किया स्ट्रेटेजिकली, बिल्कुल, कि चाइना पाकिस्तान के साथ अलाई हुआ, जिसकी वजह से उसको यूएस के साथ अलाई होना पड़ा, सो दैट
दे फोकस मोर ऑन एशिया, दे फोकस मोर ऑन इंडिया। और मैंने आपको बताया था नॉन अलाइनमेंट का मतलब हुआ हल्का सा सोवियत की तरफ इंक्लाइन होना, तो वो इंडिया उधर हो गया था। तो कॉन्फ्लिक्ट जो हुआ 1962 में वो कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर वाले समय काफी बढ़ गया। ऑलमोस्ट 1988 से 1990 तक ये ऐसा ही चलता था। तो हम दोनों दूसरे कैंप के मेंबर थे और हमें मतलब नहीं था, हम अपने स्ट्रगल से गुजर रहे थे। हमारे पहले 3 प्राइम मिनिस्टर्स जो इंडिया के हुए, उनमें से नेहरू जी की नेचुरल डेथ हुई, बट हमारे उसके बाद के सक्सेसिवली 2 प्राइम मिनिस्टर्स की, एक की तो असैसिनेशन श्योर हुई, एक बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुआ। तो हमारे पॉलिटिकल चैलेंजेस थे। फिर हमारे पास एक कश्मीर का चैलेंज था, वो पाकिस्तान वाले तो हैं ही हमारे लिए, तो वो चैलेंज था। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, इंडिया में फूड क्राइसिस, ग्रीन रिवोल्यूशन एंड सो मेनी थिंग्स, हमारा पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, और ये सब हमें बहुत अपने चैलेंजेस से डील करना था। तो ये इसी तरीके का कोल्ड फेज चलता रहा इंडिया चाइना रिलेशन में। बट एक फिर से सोचा गया कि भाई जब थोड़ी सी डेवलपमेंट हो गई, एग्रीकल्चर वगैरह बेटर हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद थोड़ी सी एक स्टेबल गवर्नमेंट आई, तो 1988 में राजीव गांधी जी चाइना जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो रिलेशन है उसको बेहतर किया जाए, बॉर्डर डिस्प्यूट सबसे पहले है उसको ठीक किया जाए। फिर 1993 और 1996 में भी कुछ अग्रीमेंट होने की कोशिश होती है, जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास जो है वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो अक्साई चिन है, जिसको अभी के हिसाब से वो बॉर्डर है जो इंडिया का कुछ पोर्शन है लद्दाख का, जो चाइना क्लेम करता है एंड बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो इस पे जब भी ऐसा कोई टर्म है ना कि यहाँ पे है, तो एक बार गूगल करके बाद में मैप देख लेना, सो दैट एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी बन जाएगी, तो हमेशा याद रहेगा। तो 1993 और 1996, तो ये अगर कभी भी आप ऐसी बातें करें अपने रिलेशन में जहां कॉम्पिटिटिवनेस तो आप बता ही रहे हैं, साथ में आप बताएं कि कोऑपरेशन का भी कोशिश हुआ है, तो आप 3 चीजें जरूर लिखेंगे। पहला आप शुरू करेंगे पंचशील से, फिर आप शुरू करेंगे राजीव गांधी इन 1988, फिर आप बात करेंगे 1993 एंड 1996 की। ये 4 चीज कोऑपरेशन में जरूर आने चाहिए। इंडिया चाइना कोऑपरेशन बड़ी जरूरी है। आप कहेंगे कि इसकी हिस्ट्री ये है कोऑपरेशन की, तो कोऑपरेशन वाला एस्से में ये 4 बातें मेजर होनी चाहिए बिल्कुल, जो यहाँ 4 चीजें दी हुई हैं। ये नॉर्मलाइजेशन फेज था। लेकिन अब हम ये तो हिस्टोरिकली हमने देख लिया, अब उसके बाद आज के दिन में क्या कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है, क्या इकोनॉमिक परेशानियां हैं, क्या मिलिट्री स्ट्रेटेजिक, ये सब चीजें हैं, ये हम देखेंगे। सो दैट आप अपने सारे एस्से की बॉडी जो आपकी होगी वो यही होगी, जो हमने बोला था ना कि इंडिया चाइना का एक इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन है, जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है, मिलिट्री कॉम्पिटिशन है, फिर हमने देखा था कि एक और कौन सा कॉम्पिटिशन था, पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है। तो ये सारे कॉम्पिटिशन है, तो ये सारे पॉइंट हम देखेंगे। पहला अगर हम जियो पॉलिटिकल देखें तो उसमें सबसे पहला बायलैटरल डायलॉग्स है। एक अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ जैसा केस था नो टॉक्स विद टेरर, ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ हमारे टॉक्स हम ट्राई करते हैं हो रिसेंटली, और ये बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जब अच्छा रिलेशन होता है तो टॉक्स बेहतर हो जाते हैं, जब नहीं रहता है। अब आपने देखा हो ना, पंचशील के बाद सीधा 1988 में कुछ बात हो रही है, 30 साल तक कोई किसी को अता पता नहीं है ज्यादा। और जब होता है 1998 में, तो 98 में भी होता है, 1993 में भी होता है, 1996 में भी होता है, मतलब 8 साल के बीच में 3 बार हो जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिलेशनशिप कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप उस समय किस तरीके के फेज से गुजर रहा है, उस बेसिस पे होता है। तो बायलैटरल डायलॉग्स मल्टीपल लेवल्स पे होते हैं। कहने का मतलब कि हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, मिलिट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन सब के बीच में अलग अलग लेवल पे जो है सो, और ऑफ कोर्स एक तो हमारे डिप्लोमेट्स, आईएफएस ऑफिसर्स, इनके लेवल पे भी होता है। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म भी है, बाउंड्री रिजोल्यूशन के लिए ग्रुप है जो बाउंड्री को रिजोल्व करने के लिए बना हुआ है, लेकिन अभी तक तो कोई फायदा देखने को मिला नहीं है। 2 मेजर समिट्स हुए हैं वुहान एंड चेन्नई में। तो जब भी आप कोऑपरेशन की बात करेंगे, आप ये दोनों का भी नाम उसके बाद दे सकते हैं कि वुहान एंड हुआ है, एक ममल्लापुरम में हुआ था, ममल्लापुरम में भी एक हुआ था, अभी मोदी जी और शी जिनपिंग आए थे, बड़ा फेमस है, 2018 ही है शायद उसका भी है। तो आप ये चीज़ों को ज़रूर दे सकते हैं एग्जाम्पल की बायलैटरल डायलॉग्स हैं, लेकिन अब इनका आप यूज़ दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो, कोऑपरेशन में तो कर ही सकते हो, दूसरा ये भी कर सकते हो कि इतने कोऑपरेशन के बाद भी चीज़ें नहीं अच्छी हुई हैं, वहाँ भी तो एग्जाम्पल दे सकते हो ना कि भाई 1988 में हुआ, 1993 में हुआ, 1996 में हुआ, 2018 में हुआ, 2019 में हुआ। इन सारे होने के बावजूद भी जो है सो कोई मेजर रिजल्ट निकल के नहीं आया। तो इन सब का यूजेज आप ये भी बताने में कर सकते हो कि मेजर रिजल्ट निकल के नहीं आया,
और दूसरा ये भी बताने में कर सकते हो कि एफर्ट्स तो लगाए ही गए हैं, राइट। अब उसके बाद बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड एलएसी, ये सबसे बड़ा चीज़ है। एलएसी पे बॉर्डर डिस्प्यूट ये एक मेजर कंसर्न है, कंपटीशन में भी यूज़ करेंगे, चैलेंजेस में भी यूज़ करेंगे। वे अहेड वाले में तो जितने चैलेंजेस हैं उन सब का सोल्यूशन देते चले जाओगे, पूरा इससे हो जाएगा कि कैसे वे अहेड होना चाहिए, बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करो, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म जो है उसको बेटर करो, बाउंड्री रिजॉल्व करो, बायलैटरल टॉक्स बढ़ाओ, ये सारी जो हम आगे चीज़ें देखेंगे उसको करते जाएंगे। तो बॉर्डर डिस्प्यूट एंड एलएसी की बात करते हैं तो एलएसी में डिस्प्यूट है, ये जो बाउंड्री रिजॉल्व अनरिजॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट है, ये सबसे ज़्यादा कंटेंशियस एस्पेक्ट है। वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर दोनों में है। वेस्टर्न सेक्टर में जो है सो अक्साई चिन एंड ईस्टर्न सेक्टर में जो है सो अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों एरियाज में ये देखने को मिलता है। तो दूसरा है डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 में, जो ट्राई जंक्शन पे हुआ था, इंडिया चाइना एंड भूटान, वहाँ पे हुआ था, डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था। 73 डे का मिलिट्री स्टैंड ऑफ था, लेकिन अल्टीमेटली जो डिप्लोमेसी है वो काम आई और ये स्टैंड ऑफ जो है सो लार्ज स्केल कॉन्फ्लिक्ट में एस्केलेट नहीं हुआ। गलवान वैली क्लैश 2020 में, आप सबको मुझे लगता है कि याद होगा, सबसे वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट इन डेकेड्स में, आपने देखा होगा कि डंडे वंडे से मारपीट हो रहे थे दोनों में। अनफॉर्चुनेट 20 इंडियन जवान शहीद हो गए उसमें, उनसे ज़्यादा शहीद हुए चाइना में, लेकिन वहाँ पे कोई रिपोर्टिंग डेमोक्रेसी और ऐसा तो है नहीं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज करना है तो उन्होंने कुछ रिलीज ही नहीं किया, चुप रह गए। तो ऐसे तो ये देश है कि इनके जवान भी शहीद होते हैं, ये लोगों को नहीं बताते हैं, मतलब दे आर दो सो शेमफुल। तो 20 जवान शहीद हो गए उसमें, और उनसे बहुत ज़्यादा शहीद हुए चाइना में, ये बहुत सारे रिपोर्ट्स ने ये क्लेम किया था। तो इसकी वजह से, इन तीनों चीज़ों की वजह से जो बॉर्डर डिस्प्यूट अगर आप बात करेंगे तो एलएसी, डोकलाम, गलवान, ये सब है। फ्रीक्वेंटली अगर आप देखेंगे तो ये फ्रीक्वेंटली क्या क्या छिछोड़ी हरकत करते हैं, ये अरुणाचल को जो है ना कभी कभी क्या करेंगे अपने मैप में दिखा लेंगे कि चाइना के मैप में अरुणाचल इंडिया का। अरे यार ये सब छिछोड़ी हरकतें हैं बच्चों वाली, स्कूल में करते थे ऐसे, तो ये सब करते रहते हैं। तो ये बॉर्डर डिस्प्यूट का एंगल आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग की बात करेंगे तो हमेशा हमने ट्राई किया है, इंडिया और चाइना ने तो पता नहीं कितना ट्राई किया, इंडिया ने हमेशा ट्राई किया है क्योंकि उसकी फॉरेन पॉलिसी ही है पीस की। तो हमने हमेशा ट्राई किया है कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट है रादर, अगर आपको पता हो तो गलवान वाला क्लैश हुआ, वायलेंट क्लैश था, 20 जवान इंडिया ने खोए हैं, शहीद हुए हैं। उसके बाद भी हमने जो है सो डिसएंगेजमेंट की टॉक्स रखी है, हमने फिर भी बोला कि नहीं भाई डिप्लोमेसी ही सोल्यूशन है। तो डिस्पाइट कॉन्फ्लिक्ट्स, इंडिया हैज मेंटेन्ड डिप्लोमेटिक डायलॉग्स विद चाइना व्हाइल बैलेंसिंग टाइज विद अदर मेजर पावर्स, स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया रिमेन्स कॉशियस ऑफ अलाइनिंग टू क्लोजली विद एनी सिंगल ब्लॉक ड्यू टू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो ये कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग भी हम करते रहते हैं। अब इकोनॉमिक रिलेशंस देखते हैं, तो इकोनॉमिक रिलेशंस का भी यूज दोनों तरीके से हो सकता है, ये बताने में कि कैसे ये बायस्ड है। कहने का मतलब कि चाइना बहुत ज़्यादा बड़ा बेनिफिशियरी है देन इंडिया इन इकोनॉमिक रिलेशंस, और दूसरा ये बताने में कि हम वे अहेड अगर बताएंगे तो हम भी तो यही बात करेंगे ना कि भाई ट्रेड रिलेशंस को बैलेंस करना होगा, बढ़ाओ, सो दैट क्या हो, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बढ़े तो कॉन्फ्लिक्ट कम होंगे। हमने फ्रांस एंड जर्मनी का देखा था एग्जाम्पल। तो ट्रेड रिलेशन की बात करते हैं तो चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड अप्रोक्सीमेट डेटा आप एक बार जरूर क्रॉस चेक करना अपने एग्जाम से पहले, क्योंकि एग्जाम अभी नहीं है, नया फिगर अगर आ जाएगा तो जरूर अंतर होगा। डेटा पे हमेशा कहीं भी डेटा पढ़ो, किसी भी सोर्स से, कोई बुक से भी अगर डेटा पढ़ो तो आदत डालो हमेशा डेटा को क्रॉस चेक करने की, और हमेशा जो रिसेंट सरकारी डेटा हो उस पर भरोसा करो। लेकिन ये सब काम अभी करने की जरूरत नहीं है, ये सब काम अगर अभी सीख लोगे, आंसर राइटिंग अच्छे से सीख लोगे, ऐसे लिखना सीख लोगे, सोचना, प्रैक्टिस करना, कैसे नॉलेज मैनेजमेंट करना है, तो एग्जाम से पहले सिर्फ यही सब करना होगा कि हर टॉपिक के बारे में कुछ मेजर एग्जाम्पल डेटा इकट्ठा किए, अपने उसी नोट्स में ऐड किए और बस उसको रिवाइज करके सीधा चले गए पेपर लिखने और 100 नंबर ले आए। तो ट्रेड रिलेशंस तो डेटा चेक कर लेना, हमेशा स्क्यूड रहा है चाइना के फेवर में, इसी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में ट्रेड डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा रहता है। मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर बात करते हैं तो कभी भी बात ऐसी करनी हो जहाँ पे आप बताओ कि कैसे ट्रेड इंडिया और चाइना के बीच में क्या क्या ट्रेड हैं, तो अगर आप ये एग्जांपल्स देते हो तो ज़्यादा सब्सटेंशियल दिखते हो आप। सब्सटेंशियल कहने का मतलब है कि आप ज़्यादा प्रूफ के साथ दिखते हो, ऐसा लगता है कि भाई ठोस आदमी से बात हो रही है, पता है, हवाई फायर नहीं कर रहा। दूसरा इन्वेस्टमेंट है, चाइना की जो फर्म्स हैं उन्होंने ठीक ठाक सा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इंडिया में, स्पेशली टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिकॉज उन्होंने टेक्नोलॉजिकली दे हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। लेकिन जब गलवान क्लैश हुआ
और अल्टीमेटली ये हमें पता लगा कि भाई चाइना जो है सो प्रॉक्सीज के थ्रू इंडिया के कंपनीज में जो कि काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं उनमें इन्वेस्ट करता है एंड अल्टीमेटली उनकी ओनरशिप बाद में जो है सो उनके पास चली जाती है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी केसेस आए कि इन्वेस्ट करने के वजह से दे गेट सम एक्सेस टू सेंसिटिव इन्फो अबाउट द कंपनीज एंड अबाउट इंडियन इकोनॉमी एंड ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन दे give to the strategic circles of China and ultimately they create a security challenge for India। तो जब हमें ये सब चीज़ें थोड़ी ठोस लगने लगी कि भाई ये ऐसा है कि ये तो इन्वेस्ट करने के नाम पे इन्वेस्ट करते हैं बट अल्टीमेटली ये एज ए स्पाइंग एजेंट की तरह काम करते हैं ये इन्वेस्टर्स इंडिया में चाइनीज गवर्नमेंट के लिए, तो फिर हमें लगा कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो इंडिया ने टाइट कर दिया है अब रेगुलेशन कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट अगर आएगा सेंसिटिव सेक्टर में तो बहुत वो गवर्नमेंट रूट से ही FDI आ सकता है एंड ऑल। तो ये चीज़ें हैं कुछ चाइनीज ऐप्स टिकटॉक वीचैट एटसेट्रा को हमने क्या किया, हमने इन सबको बैन कर दिया है बिकॉज ये जो कंपनीज थे इसमें इंडियंस के अकाउंट होते थे, ये अकाउंट के बेसिस अब अकाउंट में क्या होता था, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारे सेंसिटिव डेटा जो थे ये डेटा को यूज करके क्या करते थे, ये बहुत सारे यूज करते थे, डेटा बेच देते थे इधर उधर और अल्टीमेटली इंडिया के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट क्रिएट कर देते थे। कुछ चैलेंजेस है जो इंडिया इकोनॉमिक रिलेशंस में है। तो इन्वेस्टमेंट ट्रेड हमने देख लिया, चैलेंजेस ये है कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है और टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है ना, कि इंडिया जो R&D है, अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे इंडिया 0.6 to 0.7% ऑफ GDP खर्च करती है, दैट इज टू लेस। ऑन एन एवरेज इंडिया शुड इन्वेस्ट या कोई कंट्री 2 to 2.5% ऑफ इन्वेस्टमेंट GDP इन्वेस्ट करना चाहिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तब जाकर के आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, आप बेटर होगे, आप डेवलप करोगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो इसी वजह से इंडिया चाइना पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहता है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के लिए, कंपोनेंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है। अब कुछ स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी डायमेंशन में क्या है, जियोपॉलिटिकल कंपटीशन मतलब पावर एट वर्ल्ड लेवल, दुनिया के लेवल पे पावर का स्ट्रक्चर। तो दुनिया के लेवल पे इंडिया और चाइना कहाँ कहाँ कॉम्पीट कर रही है, तो सबसे पहला कंपटीशन है इंडो पैसिफिक में, दूसरा कंपटीशन कहाँ है, इंडियन ओशन वाले रीजन में। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थियरी मैंने कल बताया था, याद है, कैसे कैसे छोटे छोटे आइलैंड को लोन दे करके उनके स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स को मिलिटराइज करके चाइना इंडिया को जो है सो इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। एक जियोपॉलिटिकल है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, आपने बहुत सुना होगा, CPEC इसका एक एंगल है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करा रहे हैं पूरे ये एशिया में, सेंट्रल एशिया तक। एंड अल्टीमेटली व्हाट दे वांट कि अगर रोड्स एंड वगैरह बन जाएंगे तो इस रीजन में मिलिट्री मोबिलाइज करना बड़ा आसान हो जाएगा एंड अल्टीमेटली दे विल गेट एन स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। कुछ यही सब बातें हैं। तो ये सारी जगह पे और एक और अब एंगल निकल करके आ रहा है, दैट इज इंडो US। ये 4 जगह पे, 5वां भी आप कर सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस में भी कंपटीशन रहता है। तो ये सारे जियोपॉलिटिकल कंपटीशन हैं जहां पे इंडिया और चाइना compete कर रहे हैं। आपको बस इन 5 के बारे में एक एक लाइन लिखना है एंड यू आर कंप्लीटिंग अ जियोपॉलिटिकल पोर्शन, राइट। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, इस पे भी करने की बात है कि सबसे पहली चीज तो क्या है कि एक सीप्री नाम की बॉडी है, सीप्री का मतलब लिख लो इसको, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या करता है, ये मिलिट्री स्ट्रेंथ कौन सी कंट्री की कितनी है इसका एक रिपोर्ट निकालता है, जिसमें वही 1 2 3 में हम तीनों मूव करते रहते हैं, US इंडिया चाइना, है ना। तो ये रहता है। तो अब मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कैसे कर रहे हैं, थ्रू देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर और कैसे कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं, कहाँ पे, बॉर्डर एरियाज में। तो इसलिए हमने भी देखा था बॉर्डर मैनेजमेंट में, क्या देखा था, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, याद है, कि बॉर्डर एरिया में डेवलप हो। ड्यूअल यूज था, मैंने बताया था,
वहाँ के लोगों की लाइफ बेटर होगी तो रेडिकलाइज करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होगी कि मिलिट्री मोबिलाइजेशन आसान हो जाएगी। याद आ रहा है? तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इंडिया भी कर रही है, वो भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। और मॉडर्न, ये लिख लो ज़रूर, मॉडर्न वॉरफेयर को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। व्हाट इज मॉडर्न वॉरफेयर? साइबर क्राइम, मैंने बताया मेजॉरिटी ऑफ द केसेस साइबर क्राइम के साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइनीज ओरिजिन के हैं। बायो वॉरफेयर, बहुत लोग कहते हैं कि कोविड वॉज अ बायो वॉरफेयर। इस तरीके के जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं ये शुरू कर चुके हैं। तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो इंडिया को भी उसी अकॉर्डिंग करना चाहिए। रीजनल इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो रीजनल इन्फ्लुएंस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है, ये थोड़ा ध्यान से समझो। अब जैसे कि ये जो रीजन है साउथ एशिया, है ना, साउथ एशिया में दोनों कंट्री चाहते हैं कि इस रीजन में हमारा दबदबा हो, क्योंकि दो पावर्स हैं। तो कैसे दबदबा होगा? कंट्रीज के साथ अलायंस बना के। अब ये किस लेवल पे चल रहा है देखो, जैसे कि इंडिया एंड बांग्लादेश, इनके रिलेशंस काफी अच्छे थे। इंडिया म्यांमार के रिलेशन 2020 से पहले काफी अच्छे चल रहे थे। 2021 में वहां क्या हुआ कि वहां पे मिलिट्री कू हुआ और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी आन सू की वो चली गई एग्जाइल में, और अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड कि अल्टीमेटली मिलिट्री जनता आ गई। बहुत लोग कहते हैं कि दिस वाज चाइना बैक्ड, चाइना ने ये किया था। ठीक है, तो क्यों किया था? बिकॉज रीजन में डोमिनेंस चाहिए अलायंस बनाने के लिए। अब उन्होंने देखा इंडिया और म्यांमार का अलायंस अच्छा है, तो उन्होंने अपना ये किया कि अल्टीमेटली दे मूव टुवर्ड्स चाइना, मिलिट्री कू करवा दिया। तो कहीं ना कहीं उनको एक जगह पर हैंड मिल गया इंडिया से। अब दूसरा देखो इंडिया को कैसे मिला। आपने सुना होगा इंडिया श्रीलंका में 2 साल पहले मेजर क्राइसिस आया, तो आपने देखा होगा वीडियो वगैरह, वहां के प्रेसिडेंट के घर में घुस करके चद्दर में सोए हुए थे, मस्त एसी चला करके लोग घुस गए थे घर में, क्राइसिस आया। बट उसी तो क्या हुआ उस समय, वो भी लोग कहते हैं कि चाइना की तरफ बहुत ज्यादा जाने की वजह से, चाइना से बहुत ज्यादा लोन वगैरह लेने की वजह से ऐसी चीजें आ गई। इंडिया आउट कैंपेन वगैरह हर जगह चलने लगता है, मालदीव्स में चलता दिखेगा, कभी श्रीलंका में दिखेगा, कभी बांग्लादेश में दिखेगा। तो ये सब बैक्ड होता है चाइना से। बट अभी बहुत रीसेंट का करंट अफेयर्स क्या है कि वहां पे एक नए लीडर वो अपॉइंट हुए हैं श्रीलंका में। तो अब उसमें लोग बोल रहे हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा मेजर ये है कि इंडिया का बड़ा रोल है उसमें। वो दिशा नायके नाम है उनका, प्रेसिडेंट वहां के बने हैं। अब बोला जाता है कि जो दिशा नायके हैं ऐसे तो ये कम्युनिस्ट लीडर हैं, बट ये इंडिया प्रो इंडियन माने जाते हैं। ये रादर इनके प्रेसिडेंट बनने से कुछ दिन पहले भी हमारे एनएसए अजीत डोवाल जी और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी, ये दोनों लोग इनसे मिले थे। उस समय ये कुछ भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इंडियन, तो कहीं ना कहीं जब देखा हमने कि श्रीलंका में चाइनीज डोमिनेंस बढ़ने लगा, हमारे स्ट्रेटेजिक सर्कल ने कुछ ऐसा किया कि अब इंडिया और श्रीलंका रिलेशंस बेटर आने लगे, तो हमें यहाँ अपर हैंड मिल गया। हमें हमेशा से इंडिया बांग्लादेश में अपर हैंड इंडिया के पास था, क्योंकि शेख हसीना की सरकार जो है जो प्रो इंडियन मानी जाती है। अब वहाँ कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए हैं, नाउ वी आर, इंडिया और चाइना दोनों चाहेंगे कि अब जो नया आया है उसमें अपना डोमिनेंस बने। अफगानिस्तान में भी हमारे पास अपर हैंड था। तो अपर हैंड कैसे था? जब अशरफ गनी की सरकार थी, वहां पे डेमोक्रेटिक सरकार थी, इंडिया का बहुत इनरोड था। बट तालिबान आया, लोगों को लगा कि इंडिया का रिलेशन खराब हो जाएगा, बट अल्टीमेटली तालिबान ने इंडिया के साथ काफी अच्छी न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखी है। तो इस तरीके से रीजन में काफी ज्यादा चलते रहता है। नेपाल में आपने देखा होगा कुछ साल पहले वो लिपू लेक इशू हुआ था, काला पानी इशू, काली नदी को लेकर के बाउंड्री इशू हुआ था। नेपाल ने अपना नया मैप वेप रिलीज किया था। तो ये सब वो करते रहते हैं। तो कैसे करते हैं? बहुत जगह फोटोज वीडियोज ऐसे आए थे कि नेपाल के बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजिक एरियाज में चाइनीज बोर्ड्स एंड होर्डिंग्स एंड
इंस्ट्रक्शंस चाइनीज में लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि चाइनीज इनरोड्स भी था नेपाल में, जबकि नेपाल के साथ तो आपने सुना होगा हम रोटी बेटी का रिश्ता शेयर करते हैं, राइट। तो ये कुछ बातें हैं जो रीजनल डोमेन में है। फिर मल्टीलैटरल एंगेजमेंट में हम करते हैं कि हम सिर्फ, ये तो अभी तक हम बाईलैटरल बात कर रहे थे, बाईलैटरल मतलब इंडिया एंड चाइना ओनली, बट अब हम कुछ मल्टीलैटरल बात करते हैं कि इंडिया एंड चाइना आपस में साथ साथ कोई रीजनल ऐसे मल्टीलैटरल अलग अलग पावर्स के साथ साथ में कैसे इंगेज करते हैं। तो मेजर 3 जगह हैं, उसमें से भी मेजर 2 हैं। पहला तो है ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। इसमें 4 और कंट्रीज ऐड हुई हैं। वो 4 कौन कौन कंट्रीज हैं आप एक बार जरूर रिवाइज कर लेना नॉर्मल। तो ब्रिक्स कंट्रीज में इंडिया, अब यहां पे क्या है कि ये कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेट है, एक अदर ऑप्शन है टू व्हाट, टू द यूएन सिस्टम, टू द यूरोपियन सिस्टम, टू द यूएस बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। जो अमेरिका का वर्ल्ड ऑर्डर है, जिसको यूएन सिस्टम बोलते हैं, जो अमेरिका ने बनाया है अपने लिए, ये पूरा जो आज के दिन में सिस्टम चल रहा है, इसको यूएस बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं। दिस इज अमेरिकन मेड। तो कहीं ना कहीं उसको चैलेंज, उसके लिए एक ऑल्टरनेट सिस्टम लाने का ये तरीका है ब्रिक्स। ये एक और चीज बताता है कि कैसे इंडिया एंड चाइना साथ आ सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। तो ब्रिक्स एक ऐसा मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म है जहां पे क्योंकि ये और दोनों मतलब चाइना और इंडिया एक चीज पे तो अग्री करते हैं कि दुनिया जो है सो मल्टीपोलर होनी चाहिए। ये यूनिपोलर यूएस वाला वर्ल्ड ऑर्डर नहीं चाहिए हमें, हमें मल्टीपोलर चाहिए। यहां पे इंडिया और चाइना दोनों अग्री करते हैं। तो उस अग्रीमेंट का यूज सबसे बढ़िया ब्रिक्स में होता है। बट ऑफ कोर्स चैलेंजेस यहां भी हैं। जो ऑनगोइंग टसल है इंडिया चाइना के बीच में, यूएस चाइना के बीच में, वो ब्रिक्स में भी दिखाई देता है। बट स्टिल बहुत हद तक कोऑपरेशन अच्छी खासी है यहाँ पे। फिर दूसरा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चाइना को इसमें बोला जाता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना बड़ा भाई है सबका, सबसे मेजर चाइना डोमिनेंट ग्रुप है ये भी कहीं ना कहीं एक ऑल्टरनेटिव है इस चीज का। और इस ग्रुप की एक मेन बात यह है कि अभी तो रिसेंटली ही जयशंकर जी पाकिस्तान जाएंगे, एससीओ की ऐसी बात हो रही थी। जयशंकर जी को पाकिस्तान जाना है एससीओ के समिट में। क्यों? क्योंकि इसमें इंडिया भी है, चाइना भी है और भाई साहब पाकिस्तान भी है। ये शायद इकलौता ऐसा ग्रुप है जिसमें ये तीनों हैं। एंड अल्टीमेटली कौन कौन से इसके मेंबर्स हैं तो देखो, चाइना, रशिया, इंडिया, ये 3 मेजर मान लो। फिर पाकिस्तान है इसमें, और सेंट्रल एशिया के 4 कंट्रीज हैं। ठीक है, तो ये मेंबर्स हैं इसमें। मेंबर्स कुछ कुछ इसमें ऑब्जर्विंग मेंबर्स होते हैं और कुछ कुछ इसमें फिर इनवाइटी, स्पेशल इनवाइटीज होते हैं। एंड ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो ये देखते रहना है। मेजर चाइना, इंडिया है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये 4 कंट्रीज हैं। यानी तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके 5 सेंट्रल एशिया में देश हैं। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। इस 5 में से तुर्कमेनिस्तान को छोड़ करके बाकी चारों कंट्रीज इसमें हैं। ठीक है, फिर चाइना, इंडिया, रशिया एंड पाकिस्तान भी है। एक ईरान जो है सो उनको ऐड किया गया है, तो ईरान भी है इसमें एक, है ना। तो ये बात हो गई। ऑब्जर्वर स्टेट्स भी बदलते रहते हैं, जैसे अफगानिस्तान एक ऑब्जर्वर स्टेट है, बेलारूस है, मंगोलिया है, चेंज होते रहते हैं। और डायलॉग पार्टनर्स होते हैं, बहुत सारे हैं, बट मेन मेंबर्स यही 9 मेंबर्स हैं। तो एससीओ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे और इसका एक रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर भी है, रैट्स। ये सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें करता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप हो जाता है कोऑपरेशन के लिए कि एक तो सिक्योरिटी रिलेटेड कोऑपरेशन इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में हो सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट वही है, यहाँ भी ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स हावी हो जाता है। चाइना और पाकिस्तान का अलायंस काफ़ी बढ़ चढ़ के आता है। क्लाइमेट चेंज पे भी इंडिया और जो चाइना है अच्छे से कोऑपरेट करते हैं। कैसे? बिकॉज क्लाइमेट चेंज में जो है ना, सो दुनिया 2 पार्ट में बटी हुई है, डेवलप्ड कंट्रीज वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज। क्यों बटी हुई है? अच्छा, आज के दिन में जो ग्लोबल वार्मिंग है, वो ग्लोबल वार्मिंग पता है क्यों है? क्योंकि पिछले 200-250 साल में इतना कोयला जलाया गया है
कि उससे इतना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इस दुनिया में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आज आप कोयला जलाओगे, वो कोयला आज ही के दिन में जाकर के और वो ग्रीन हाउस इफेक्ट तो नहीं करने लगेगा? ये तो धीरे 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 पिछले 250 साल में इतना पोल्यूशन, इतनी चीजें जो हुई हैं, इतना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय इतना ज्यादा जो पोल्यूशन हुआ, ग्रीन हाउस गैस निकला, उसकी वजह से आज के दिन में टेम्परेचर राइज हुआ है। तो एक बात बताओ, पिछले 250 साल में सबसे ज्यादा कोयला किस कंट्री ने, किन कंट्रीज ने जलाया है? ये डेवलप्ड कंट्रीज ने। भाई हमने तो अपना डेवलपमेंट ये 75 साल पहले शुरू किया है ना, उससे पहले तो हम तो कॉलोनीज थे। हमारे यहाँ के तो पैसे लूट करके जा करके ये अमेरिका, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था। तो आज के दिन में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उस ग्लोबल वार्मिंग के असली जिम्मेदार तो वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिन्होंने हिस्टोरिकली पिछले 250-300 साल से इतना कोयला जलाया है और इतना सब खराब किया है। अब हुआ क्या है कि इन्होंने हिस्टोरिकली इतना डेवलपमेंट अपना कर लिया। जब इंडिया आजाद हुआ तब ब्रिटेन और यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएस, इन्होंने इतना डेवलपमेंट अपना तब तक कर लिया था कि आज के दिन में ये सारे कंट्रीज कोयला को छोड़ करके और क्लीनर एनर्जी पे चले गए हुए हैं, क्योंकि इनके पास पैसा था उस समय कमाया हुआ। और आज के दिन में ये दुनिया को ज्ञान देते हैं कि कोल को जो है सो फेज आउट कर देना चाहिए, कोल नहीं जलाना चाहिए, आप लोग क्लीन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जलाइए। अरे भाई, बहुत अच्छी बात तुम कर रहे हो, लेकिन तुम आज के दिन में ये सब इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि तुमने इतना कोयला जला करके पैसा कमा लिया है, और तब तुम ये बोल रहे हो। हमें 75 साल हुआ आजाद, हम कैसे आज के दिन में सारा कोयला खत्म कर दें? हमारे यहाँ लोग, अभी हम खाना पीना खिलाने की बात कर रहे हैं, हम सारा अगर उसमें पैसा लगा देंगे तो फिर हम करेंगे क्या? तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज के इशू पे कि क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल किया जाए, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज हैं जैसे इंडिया, चाइना, ये सब ये मानती हैं कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप्ड कंट्रीज की आज के दिन में होनी चाहिए, और डेवलप्ड कंट्रीज हिस्टोरिकल इनजस्टिस का जो उन्होंने किया है इतना, उसका कॉम्पनसेशन इनको देना चाहिए, इनको पेमेंट करनी चाहिए डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से लड़ पाए। तो क्लाइमेट चेंज में दो स्ट्रेटेजी आ जाती है, एक आता है अडेप्टेशन, एक आता है मिटिगेशन। अडेप्टेशन का मतलब होता है कि जो आज के दिन में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे हम अडेप्ट करें और हम धीरे 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 करके फिर इसको कम करें। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजीज लाएं जिससे हम क्लाइमेट चेंज को कम कर दें। तो टेक्नोलॉजी लाना खर्चीला काम है, तो डेवलप्ड कंट्रीज बोलती हैं कि मिटिगेशन करो, कम कर दो, खर्चीला काम करो, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनको ज्ञान देने, पैसा आ जाने के बाद बहुत लोग ज्ञान देता है। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज बोलती हैं कि नहीं, हम अडेप्टेशन पे फोकस करेंगे, और जहां तक बात है कि जो पैसा लगता है उसमें ज्यादा हक, हिस्सेदारी डेवलप्ड कंट्रीज की होनी चाहिए। तो जहां भी क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिबेट होता है दुनिया में, वहां पे आप हमेशा देखेंगे कि इंडिया एंड चाइना कोऑपरेट करते हैं, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट में ये कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये 3 एरियाज हैं जहां कोऑपरेशन का स्कोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कोऑपरेशन कहां से शुरू करना है? अगर कोऑपरेशन कैसे शुरू करोगे तो पंचशील से ही शुरू करना है, फिर 1998, 1993, 1996, 2018, 2019 ये सब करोगे। अब कुछ आंसर इनरिचमेंट के लिए मैंने फ्रेजेस दिए हैं। ये 4 वही जो फ्रेजेस तुमको मैंने बोला है कि लिख के करना, वो एक जगह मुझे लगा कि यहाँ पे अच्छे से दिख रहा है, तो मैंने ये 4-5 दे दिए, किसी न्यूज़पेपर से ही सब लिए हैं। जैसे कि इंडिया चाइना में ये 5 के 5 यूज हो जाएंगे अच्छे से। स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन विद एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेशन, लिख सकते हैं ना? ये हमने देखा अभी सारा चीज की कोऑपरेशन के कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं, बट ऑलमोस्ट स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन है। जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग एक्ट इन द इंडो पैसिफिक, जियोपॉलिटिकल मतलब पावर को बैलेंस करने का एक्टिविटी इन इंडो पैसिफिक। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस थ्रू डिप्लोमेटिक डायलॉग एंड मिलिट्री डेटरेंस, हम साथ में शांति से रहना चाहते हैं विद डिप्लोमेटिक डायलॉग एंड मिलिट्री डेटरेंस, मतलब हमारे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मिलिट्री एस्केलेशन ना हो। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एमिड्स स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंसेस, इकोनॉमी में हम इंटरडिपेंडेंट हों लेकिन स्ट्रेटेजिक डाइवर्जेंसेस हैं इंडिया के बीच में। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है ना, क्योंकि भाई इकोनॉमी हमने देखा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। नॉन अलाइनमेंट इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, कहीं ना कहीं बहुत बोला जाता है कि एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में नॉन अलाइनमेंट की, किसी पावर को नहीं की तरफ जाने में, ये की फ्रेज आप कहीं यूज कर सकते हो। तो दिस इज ऑन यू, दिस इज जस्ट अ वैल्यू एडिशन कंटेंट फॉर यू। इफ यू फील लाइक you understand this and you feel कि this can be used in a particular context, you can use that, but most important कि you need to understand it first। फिर वही कोटेशन और कोई स्कॉलर्स हम देख लेंगे। जयशंकर जी का कोटेशन है, चाइना इज इंडियाज बिगेस्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज एंड मैनेजिंग रिलेशन विद चाइना रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्मनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी एनीवेयर इन इंडिया चाइना रिलेशन। कैसा भी टॉपिक हो, कैसा भी टॉपिक हो, कहीं भी बॉडी में, इंट्रो में, कंक्लूजन में, जयशंकर जी की अच्छी बात यह है कि ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं वो
यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए कहीं भी यूज हो सकती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दोनों कहीं भी यूज कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों बात बता रहा है कि चैलेंजेस भी हैं, मैनेज भी करना है, फर्मनेस भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे कि चेंज कर पाए, कभी मिलिट्री से इकोनॉमी, इकोनॉमी से जियोपॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल से पॉलिटिकल, एटसेट्रा एटसेट्रा, कभी ज्योग्राफिकल। नरेंद्र मोदी, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द बॉर्डर इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया चाइना रिलेशंस। तो कभी भी कोऑपरेशन की बात आएगी या कॉन्फ्लिक्ट की बात आएगी तो वहां पे यूज करेंगे इसको आप जरूर। सी राजा मोहन जी, आप इंडियन एक्सप्रेस, आप में से जो भी लोग पढ़ते हैं इंडियन एक्सप्रेस अखबार, उसमें वीक में एक दिन, ट्यूसडे या थर्सडे में से किसी एक दिन जो है सो एक राज मंडला, एक एडिटोरियल आता है इस नाम से, राज मंडला, वो सी राजा मोहन जी लिखते हैं। एंड परहैप्स इंडिया में सबसे बेस्ट अनबायस्ड एंड ऑथेंटिक इंटेलेक्चुअल स्कॉलर ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस इज मिस्टर सी राजा मोहन। अगर आप ये आर्टिकल पढ़ने की आदत डालेंगे, जिनको भी आप में से इंटरेस्ट है, आउट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट एग्जाम के लिए नहीं, आउट ऑफ इंटरेस्ट जिनको भी इंटरेस्ट है, अगर आप ये आर्टिकल्स पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशंस की अंडरस्टैंडिंग आपकी ऐसी हो जाएगी कि यू विल बी लाइक वेरी ओवरवेल्म्ड। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया चाइना रिलेशंस आर, इनका एक बुक आता है आई गेस समुद्र मंथन, वो भी इंडिया चाइना रिलेशंस से ही रिलेटेड है, वही नाम है शायद। इंडिया चाइना रिलेशंस आर मार्क्ड बाय कोऑपरेशन इन ग्लोबल गवर्नेंस बट कंपटीशन इन रीजनल डोमिनेंस। कितनी अच्छी बात है ये। ग्लोबल गवर्नेंस जैसे कि ब्रिक्स में हम बात करते हैं कि यूएन को रिफॉर्म करना चाहिए, एससीओ की बात करते हैं हम, क्लाइमेट चेंज में जैसे पेरिस एंड ऑल की बात हो रही है, तो ग्लोबल गवर्नेंस में हम कहीं ना कहीं एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल छोड़ करके, जहां पे इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना है और चाइना हमेशा इस चीज को अपोज करता है, कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल छोड़ करके इंडिया और चाइना लगभग हर जगह ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेट करते हैं। लेकिन ये सारा कोऑपरेशन ये लोग रीजनल एरिया में छोड़ देते हैं। रीजनल एरिया में हमारा ज्योग्राफिकल कंसर्न है, इकोनॉमिक कंसर्न है, स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, सारा कंसर्न है। नेहरू जी पंचशील आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए कहते हैं कि आवर रिलेशंस विद चाइना आर कॉर्डियल, वी शुड रिमेंबर दैट वी आर नेबर्स एंड आवर फ्यूचर इज इंटरवाइंड। ये हमें रिमेंबर, ये कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक बात कर रहा है। कितना भी कॉन्फ्लिक्ट पे भी क्वेश्चन आ जाए, कंक्लूजन में यही आप बोल सकते हैं। फिर कुछ की स्कॉलरली ओपिनियन है। एशली टेलिस कहते हैं कि ये इंडिया चाइना रिलेशन को देखते हैं फ्रॉम द लेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, पर्टिकुलरली इन द इंडो पैसिफिक। ये देखते हैं कि इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक कंपीट कर रहे हैं, दे आर कॉम्पिटिटर्स। शिव शंकर मेनन जी हैं, एक इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड वो हैं, डिप्लोमेट हैं। इनका एक बुक आता है जो बहुत फेमस बुक है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, एंड उस बुक का नाम आई गेस इज चॉइसेस, इंडिया इनसाइड द मेकिंग ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। दो बुक आता है इनका, एक इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स एंड चॉइसेस। ये दोनों बुक चाइना पे है। ये चाइना के एम्बेसडर भी रहे हुए हैं, मतलब इंडियन एम्बेसडर टू चाइना। तो इन्होंने कहा है कि प्रैग्मेटिक अप्रोच टू चाइना की, आप आर्ग्यू करते हैं, बोलते हैं कि चाइना को लेकर के इंडिया को एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहिए, जहां पे वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी दिखाएं और साथ में स्ट्रैटेजिक कॉशन भी ध्यान रखें। मतलब आप ये नहीं करें कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन करते करते आप भूल जाएं कि चाइना ने पास्ट में क्या कर रखा है और बॉर्डर डिस्प्यूट है और पावर स्ट्रगल है। तो ये कहते हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, इकोनॉमिकली कोऑपरेट कीजिए, खूब सारा ट्रेड कीजिए, दोनों ट्रेड कीजिए, और ऐसे स्क्यूड ना रहे कि चाइना ही ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी रहे। दोनों साइड से ट्रेड हो, बैलेंस ट्रेड हो, बट अल्टीमेटली कॉशन भी बरतना है। सी राजा मोहन जी यहाँ भी कहते हैं कि, ये भी कहते हैं कि पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, सो दैट कि दूसरे पावर्स जो हैं उनके साथ, जैसे कि ये कहते हैं कि इंडिया को जो है ना दूसरे पावर्स के साथ, जैसे कि यूएस, यूके, रशिया, जापान, ईयू, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, सऊदी, इजराइल, इन सारे कंट्रीज के साथ इंडिया को अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इन सब के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, सो दैट यू आर एबल टू मैनेज द चाइना चैलेंज। तो अगर वे अहेड वाला टॉपिक आता है तो वहां पे आप सी राजा मोहन जी की ये बात कर सकते हैं कि एक वे अहेड ये भी है कि इंडिया अपने बाकी पावर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन करे, सो दैट चाइना चैलेंज को हम काउंटर कर पाए। So this is what we are trying to say. केस स्टडीज हैं डोकलाम और गलवान, ये पहले भी हमने देख लिया है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है। फिर कंक्लूजन देख लेते हैं।
फिर लिखूंगा, तुम लोग कहोगे कि यार ये आदमी पागल कर देगा। प्रैग्मेटिक पहला लिख रहा हूँ क्योंकि आईआर में प्रैग्मेटिक का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। शिवशंकर मेनन जी भी तो कह रहे हैं ना कि प्रैग्मेटिक अप्रोच रखो। ये होना चाहिए, यही दिया हुआ है यहाँ। बैलेंस्ड कंक्लूजन है कि बैलेंस्ड कंक्लूजन का मतलब क्या हुआ कि देखो कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज हैं जो कि अनरिजॉल्व्ड हैं, बट बहुत कल्चरल, सबसे पुरानी कल्चरल सिविलाइजेशन है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, और एरिया ऑफ कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा है। तो इन सारे चीज़ों को ज़्यादा देखते हुए और ये चैलेंजेस और इश्यूज को अल्टीमेटली कम करना होगा ताकि हम एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ पाए दोनों। स्ट्रैटेजिक आउटलुक में आप सिक्योरिटी की ज़्यादा बात करेंगे कि जैसे जैसे दुनिया की सिनेरियो चेंज हो रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है, तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया एंड चाइना ये दोनों बहुत मेजर प्लेयर होंगे आने वाले समय में। और सिंस ये दोनों की सिक्योरिटी इश्यूज हैं और जब ये दोनों पावर बन जाएंगे मान लीजिए, तो सिक्योरिटी इश्यूज को उस समय चांसेस हैं कि ये सिक्योरिटी इश्यूज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं। इसलिए ज़रूरी है कि ये सिक्योरिटी इश्यूज को चैलेंज किया जाए ताकि एक स्टेबल और सिक्योर रीजनल ऑर्डर बने। और ऑप्टिमिस्टिक बात यही है कि इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है और राइजिंग ग्लोबल पावर है, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं अगर पीसफुली रहेंगे, तो डिप्लोमेसी को अगर रोल देंगे, कॉन्फ्लिक्ट को कम करेंगे, तो बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं दोनों, एंड अल्टीमेटली ग्लोबल पीस में और ग्लोबल ऑर्डर को रिफॉर्म करने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ग्लोबल ऑर्डर में परेशानियां हैं ना भाई, यूएन डोमिनेटेड सिस्टम है, यूएस डोमिनेटेड सिस्टम है, तो इनको कहीं ना कहीं रिफॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द टॉपिक ऑफ इंडिया चाइना इज। इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि इंडिया चाइना से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा उसमें आपके पास कंटेंट की कमी होगी। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस एंड लर्न हाउ टू यूज दिस। जितने क्वेश्चंस मैं देता हूँ उतने अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे एक टॉपिक पे, जो कि बहुत आसान है प्रैक्टिस करना, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी चूकेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट दिस क्लास। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन।